इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक कार्डियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक इज अ प्रॉब्लम विद द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। सो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में, कंडक्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट का हमें पता है, हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट ब्लड को बॉडी में पंप करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है? सिस्टम दैट कंट्रोल्स द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट। सो हार्ट का जो रेट है, हार्ट रेट, वो कौन कंट्रोल करता है? हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम। और हार्ट में क्या रिदम होगी, ये भी हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सो हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, उसमें प्रॉब्लम होना ही हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक क्या है? इज अ टाइप ऑफ ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट क्या हो जाती है? टू स्लो हो जाती है। सो ब्रेडिकार्डिया इज स्लो हार्ट रेट। सो हार्ट ब्लॉक बेसिकली वही है जिसमें हार्ट रेट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। It involves the partial or complete interruption of impulse transmission from atria to the ventricles. सो ये डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये रफली मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है हार्ट का। सो ये हार्ट का जो अपर चेंबर है ये क्या है? एट्रिया। और ये जो लोअर चेंबर्स है हार्ट की, ये क्या है? वेंट्रिकल्स। सो हमें पता है हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एसए नोड जो कि प्राइमरी पेस मेकर होता है हार्ट का, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है, जिससे एट्रिया में इंपल्सेस स्प्रेड होती हैं और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाद में एवी नोड जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो इन इंपल्सेस को रिसीव करता है, कंडक्ट करता है और वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करता है, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन सिस्टम है इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, जिससे कि जो इंपल्सेस एसए नोड से तो ट्रेवल हो गई एट्रिया में, लेकिन एट्रिया से आगे अगर एवी नोड से इंपल्सेस ट्रेवल नहीं हो रही वेंट्रिकल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवी ब्लॉक या फिर सिंपली हार्ट ब्लॉक। वैसे तो हार्ट ब्लॉक में ऐसे ब्लॉक भी होता है, बट हम मेनली जो मेन टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक है जो कि कॉमनली और सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एवी ब्लॉक। सो एवी ब्लॉक, जिसको हम सिंपली हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, occurs when the conduction of the impulses through the AV nodal or bundle of His areas decrease or stop and delays ventricular depolarization. So क्या होता है? या तो impulses अपर चेंबर से लोअर चेंबर में कुछ impulses ट्रांसफर हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल हार्ट ब्लॉक। अगर सारी ही इंपल्सेस, मोस्ट ऑफ द इंपल्सेस अपर चेंबर से लोअर चेंबर में, मींस एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसमिट नहीं होती, तो हम उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो हैं, लोअर चेंबर्स जो हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। सो चलो अब पढ़ते हैं हार्ट ब्लॉक होने से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पर्सन को क्या देख के पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को हार्ट ब्लॉक हो सकता है। सो हार्ट ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है? वेंट्रिकल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट मींस हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा बॉडी में। अगर हार्ट प्रॉपरली बॉडी में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा? लो कार्डियक आउटपुट, और हमारे टिश्यूज को, हमारी बॉडी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज हैं वो परफ्यूजन उन्हें प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली टिश्यूज को नहीं मिल पा रही। लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट लेस है, तो क्या होगा? ब्लड का जो प्रेशर होगा आर्टरीज में वो भी लो होगा। सो लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकता है? वीक पल्स, जो हमारी पल्स है वो बहुत ही वीक होगी, या फिर कई बार अगर ज्यादा सीवियर हार्ट ब्लॉक है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो नो पल्स, पल्स बिल्कुल फील नहीं भी होगी। देन कोल्ड फील होगी, पर्सन की स्किन, पर्सन कोल्ड फील करेगा, स्वेटी फील करेगा, उसको स्वेटिंग होगी। मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने से, लो टिश्यू परफ्यूजन होने से। पाल्पिटेशंस, हार्ट बीट इरेगुलर भी हो सकती है, पाल्पिटेशंस भी हो सकते हैं पर्सन को। डिजी स्पेल्स और फेंटिंग, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो पर्सन को चक्कर भी आ सकते हैं, फेंट भी हो सकता है, डिजी फील करेगा, नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ सकती है। सो ये थे सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल कंडक्शन।
नॉर्मल कंडक्शन, हार्ट ब्लॉक पढ़ने से पहले, कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम नॉर्मल कंडक्शन क्या होता है हार्ट में वो पढ़ते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है तो विद ईच हार्ट बीट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम टॉप ऑफ द हार्ट टू द बॉटम ऑफ द हार्ट, जिससे क्या होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये एसए नोड। सो ऐसे नोड क्या है, प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। प्राइमरी पेस मेकर मीन्स यहां से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जनरेट होंगी। सो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, सो पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो जाती है। जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होकर पूरे एट्रियम में स्प्रेड होती है, सो एट्रिया क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है कौन कंडक्ट करता है, यहाँ पर सेकेंडरी पेसमेकर प्रेजेंट है। कहां पर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड जो इंपल्सेस एट्रियम में स्प्रेड हुई है उनको कंडक्ट करता है, मींस रिसीव करता है। एंड आगे ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में स्प्रेड करता है। सो ये बंडल ऑफ हिस है एंड ये है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक LBB, एंड देन परकिंजे फाइबर्स। एंड देन ये जो परकिंजे फाइबर्स है, यहाँ पर ये पूरे में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये कंडक्ट हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड परकिंजे फाइबर्स में जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्प्रेड हो जाती हैं तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो ब्लड है वो हार्ट से किसमें जाता है, आयोटा में, एंड देन पूरी बॉडी में। सो ये नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप होता है। सो यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं कि कैसे नॉर्मल कंडक्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे मेन कोजेस ऑफ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्यों होता है, इसके बहुत सारे कोजेस हैं। कुछ होते हैं कंजेनाइटल, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। सो कॉन्जेनाइटल क्या हो गए, बर्थ से ही हार्ट में कोई डिफेक्ट होगा, हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड या फिर एवी नोड में कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इंजरी की वजह से बर्थ से ही हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड में क्या हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज्ड वेगल टोन ऑफन सीन इन एथलीट्स। एथलीट्स में क्या होता है, बेसिकली अगर आप एथलीट्स में देखेंगे तो उनकी वेगल टोन इंक्रीज होने की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो इंक्रीज एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, उनकी जो हार्ट रेट है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट। सो वेगल टोन अगर इंक्रीज है तो हार्ट ब्लॉक उसमें देखने को मिल सकता है। पोस्ट एमआई, एमआई मींस हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अगर हार्ट अटैक के बाद भी हार्ट ब्लॉक देखने को मिल सकता है। हार्ट अटैक क्यों हुआ, कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक की वजह से क्या हुआ है, वहां पर मसल में इंजरी हो चुकी है, हार्ट के मसल में, मे बी एवी नोड में या एसए नोड में, या कोई भी पेस मेकर के जो सेल्स है वहां पर अगर कोई इंजरी होती है या फिर इस्कीमिया होता है तो उन सेल्स में अब नॉर्मेलिटी आने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें इंफ्लामेशन होने की वजह से भी क्या हो सकता है, हार्ट के जो पेसमेकर सेल्स हैं वो भी वीक हो सकते हैं, उनमें भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, जैसे कि लाइम डिसीज में होता है। लाइम डिसीज क्या है, एक डिसीज है जो कि टिक की बाइट से होती है। अगर टिक बाइट से इन्फेक्टेड डिसीज हो गई है जैसे कि लाइम डिसीज, वो भी मायोकार्डाइटिस कोज कर सकती है और हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जैसे कि हाइपरकैलीमिया में भी हार्ट ब्लॉक देखने को पाया जा सकता है। देन है एवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं, एवी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर हार्ट ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं, तो ये भी हमारे एवी नोड पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि हार्ट ब्लॉक हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइजॉक्सिन, एमियोडेरोन एंड मैग्नीशियम, ये सभी ड्रग्स क्या है, एवी नोड ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। सो इनकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अगर मेडिकेशंस की वजह से हार्ट ब्लॉक हो रहा है, फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री या कोई भी हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो डॉक्टर्स इन मेडिकेशंस में चेंजेस कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। देन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो कि इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिससे हमारे स्किन में, जॉइंट में, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। SLE एंड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस दोनों ही ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, इनकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक हो सकता है। सो अब हम मेन जो हार्ट ब्लॉक है और हार्ट ब्लॉक के जो टाइप्स हैं, एवी ब्लॉक, मेनली जो एवी ब्लॉक के टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट डिग्री
सेकेंड डिग्री में अगेन टू टाइप का आता है, टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबिट्स टाइप 1 या फिर वैंकेबेक एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबिट्स टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर एवी ब्लॉक भी बोलते हैं। सो इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। सो अगर आप इसको केयरफुली सुनेंगे तो ये इतना टफ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे सो सेकंड ज्यादा सीवियर है, फर्स्ट इतना सीवियर नहीं है। सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो थर्ड ज्यादा सीवियर है। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? occurs when all the atrial impulses are conducted successfully through the AV node into the ventricles at a rate slower than normal. So अभी एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो रफली मैं एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। सो ये राइट एट्रियम में जो हमारा प्राइमरी पेसमेकर है वो कहाँ पे है? यहाँ पे एसए नोड, ये एवी नोड है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये बंडल ऑफ हेज, ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और ये सपोज परकिंजे फाइबर्स हैं। रफली मैंने एक ड्रॉ किया है। सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है? एसए नोड फायर करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, एट्रियम में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्प्रेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो नॉर्मली एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, देन उसके बाद एवी नोड, एसए नोड से किसने रिसीव करना है इंपल्सेस को? कंडक्ट किसने करना है? एवी नोड ने। लेकिन एवी नोड क्या करता है? यहां पर एवी नोड एसए नोड से जो इंपल्सेस रिसीव कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, वो बहुत ही स्लो रिसीव कर रहा है। नॉर्मल से स्लो रिसीव करता है, नॉर्मल से स्लो रेट पे कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से एसए नोड से इंपल्सेस तो सारी कंडक्ट हो जाती हैं एवी नोड में, लेकिन स्लोली होती हैं। जैसे नॉर्मल जो टाइम पर हो रही थी उससे स्लो होती हैं, एंड देन आगे एवी नोड फिर इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर देता है और एट्रिया जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि एसए नोड से एवी नोड में जो इंपल्सेस कंडक्ट होने में जो टाइम लगा, जो एवी नोड ने इंपल्सेस को कंडक्ट करना था वो स्लोली कंडक्ट किया। So first degree heart block occur when all the electrical impulses are conducted successfully. So first point क्या है? सारी ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट हो जाती है एवी नोड से इनटू द वेंट्रिकल्स, बट एट अ रेट स्लोअर देन नॉर्मल। लेकिन स्लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से स्लो रेट पर कंडक्ट होती है। सो इससे क्या होता है? ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, अभी हम ईसीजी का डायग्राम भी देखेंगे। पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड्स। जो पीआर इंटरवल है वो 0.20 सेकेंड से ग्रेटर ज्यादा होता है, मींस एक बिग बॉक्स से या फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा होता है, ड्यू टू डिलेड कंडक्शन वाया द एवी नोड। अभी हम ईसीजी देखते हैं। सो ये क्या है? हमारी नॉर्मल साइनस रिदम। यहां पर ये नॉर्मल साइनस रिदम है, इसमें ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव, एंड ये दोबारा से साइकिल रिपीट हो रही है, पी क्यू आर एस। ये नॉर्मल रिदम है। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है ईसीजी में वो दिखता नॉर्मल साइनस रिदम जैसा ही है। सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में यहां पे आप ये देख रहे हैं पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब पीआर इंटरवल क्या होता है? पीआर इंटरवल होता है बिगिनिंग ऑफ पी वेव से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक का ये जो डिस्टेंस होता है। तो ये नॉर्मल कितना होता है? 0.12 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड तक ये नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है। लेकिन फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्योंकि एवी नोड, एसए नोड से एवी नोड में जो कंडक्शन हुई वो हुई तो, लेकिन स्लोली हुई, स्लोअर रेट पे हुई एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो इसलिए क्या है? ये जो पीआर इंटरवल है ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में, ये हमारा आर है, पीआर इंटरवल ये क्या है? 0.20 सेकेंड से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स होता है, ये कितने सेकेंड का होता है? ये इक्वल होता है 0.20 सेकेंड, या फिर एक बॉक्स में कितने होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जो स्मॉलर होता है, ये स्मॉलर बॉक्स, ये 0.04 सेकेंड का होता है। सो जो 5 एक बड़ा बॉक्स है वो 0.20 सेकेंड्स का होता है। तो ये यहां से आप देख रहे हैं कि ये
जो एक बिग बॉक्स है उससे भी बड़ा है। तो ये 0.20 सेकंड से ग्रेटर है पीआर इंटरवल। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो जस्ट यही है कि जो पीआर इंटरवल है वो लॉन्गर होगा। So PR interval greater than 0.20 second due to delayed conduction by the AV node। क्योंकि AV node क्या है, जल्दी से पिकअप नहीं कर रहा है SA node से कंडक्शन, ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। Then PR interval measurement is constant। अब ये जो PR interval है ये 0.20 सेकेंड से ज्यादा है, तो यहां पर भी ये जो PR इंटरवल है ये 0.20 सेकेंड से ज्यादा होगा। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा और उतना ही यहां पर होगा। तो ये जो इंटरवल का जो गैप है ये कांस्टेंट रहेगा। इंटरवल पीआर इंटरवल जो मेजरमेंट है कांस्टेंट रहेगी। पी वेव्स की जो शेप है वो रेगुलर रहेगी, रेगुलर ही रिदम रहेगा। सो रिदम क्या है, रेगुलर है। सो पी वेव यहां पर है तो पी वेव एक यहां पर है, एक यहां पर है, सो ये रेगुलर है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक है, दो है, तीन है, तो जितनी पी वेव है उतनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। सो रिदम क्या है, रेगुलर है। सो मोस्टली इसमें साइनस रिदम ही होता है, अगर और कोई रिदम नहीं है, नॉर्मल रिदम नहीं है तो। क्यूआरएस शेप एंड ड्यूरेशन भी नॉर्मल रहता है। जो क्यूआरएस शेप है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी नॉर्मल रहती है 0.12 सेकेंड्स। पी क्यू आर एस रेशियो 1:1। इसका मतलब है पी से लेके क्यू आर एस, अगर एक पी है तो एक ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो रेशियो है वो भी 1:1 रहेगी। 1 पी पे 1 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक रेयरली कोज एनी सिम्टम्स और प्रॉब्लम। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई सिम्टम या फिर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती यूजुअली, और इसमें कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होता। तो इसमें हम जस्ट मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की। हम मॉनिटर करेंगे कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सेकंड में या फिर थर्ड में ना कन्वर्ट हो जाए, तो हम रेगुलर फॉलो अप करेंगे और पेशेंट की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सो ट्रीटमेंट इसमें कोई भी जनरली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो टेम्पररी, अगर सिम्टम्स है, वैसे तो सिम्टम्स रेयरली देखने को मिलते हैं फर्स्ट डिग्री में। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो टेम्पररी पेसिंग या फिर एक पेस मेकर कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर जो कोज है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स की वजह से हो रहा है या फिर कोई और अगर इंफेक्शन है या फिर क्या कोज है उसको भी ट्रीट करेंगे। देन ही पेस मेकर को कंसीडर करेंगे अगर पेशेंट ज्यादा सिम्टोमेटिक है। देन है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। इसमें हमने पढ़ा था कि 2 टाइप है, टाइप 1 सेकेंड डिग्री और टाइप 2। टाइप 1 सेकेंड डिग्री को क्या बोलते हैं, मोबिट्स टाइप 1 या फिर वेंकेबैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, P waves are followed by QRS complex until a P wave fails to conduct to the ventricles। अभी इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। This occurs because of intermittent block of electrical conduction of the AV node and eventually a complete failure to conduct action potential from atria to the ventricles। So again एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो सपोज ये हार्ट का रफली डायग्राम है, ये एसए नोड, एवी नोड और ये आगे ब्रांचेस जो कि कंडक्शन कर रही हैं। सो इसमें क्या होगा, एसए नोड से एवी नोड में कंडक्शन जाएगी। सो एवी नोड क्या करेगा, कंडक्शन को, सपोज फर्स्ट कंडक्शन नॉर्मली एवी नोड ने कंडक्ट कर ली, सेकेंड कंडक्शन में एवी नोड ने और टाइम लगाया, थर्ड कंडक्शन को रिसीव करने में एवी नोड ने और ज्यादा टाइम लगाया। सो अल्टीमेटली फोर्थ कंडक्शन क्या हुई, एवी नोड ने प्रॉपरली रिसीव नहीं की। सो एवी नोड ने जब फोर्थ कंडक्शन रिसीव नहीं की तो आगे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए। सो इसमें क्या होगा, P waves are followed by QRS complex until a P wave fails to conduct to the ventricles। This occurs because of intermittent block of electrical conduction of the AV node and eventually a complete failure to conduct action potential from atria to the ventricles। So इसमें क्या होगा, suppose 5 impulses, एट्रियल impulses आई थी, 5 एट्रियल impulses। सपोज फर्स्ट एट्रियल impulse आई तो जो एवी नोड है उसने फर्स्ट रिसीव कर ली, सेकंड आई तो एवी नोड ने थोड़ा टाइम लगाया उस इंपल्स को रिसीव करने में, थर्ड आई तो एवी नोड ने और इंपल्स को टाइम लगाया, और फोर्थ आई तो और ज्यादा टाइम लग गया, और जब फिफ्थ आई तो उसने रिसीव ही नहीं की। सो एवरी 4 और 5 एट्रियल इंपल्स जो है कंडक्ट हुई, लेकिन एक एट्रियल इंपल्स 5 में से 4 तो हुई, लेकिन 5वीं इंपल्स, फिफ्थ इंपल्स कंडक्ट नहीं हो पाई एसए नोड से एवी नोड में। सो इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर डिलेड फर्दर एंड फर्दर विद ईच हार्ट बीट अंटिल अ बीट इज स्किप्ड एंटायरली। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिले होती जाती हैं और डिले होती जाती हैं जब तक कि एक बीट जो है एंटायरली स्किप नहीं हो जाती।
Each atrial impulse takes a longer time for conduction than the one before until one impulse is fully blocked. The PR, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, the PR interval gets longer and longer until a QRS complex disappears. अब ये यहाँ पे आप सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक का डायग्राम देखें. सो ये क्या है, ये पी वेव के बिगनिंग से और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक क्या होता है, पीआर इंटरवल होता है. सो ये पीआर इंटरवल इतना है. अब नेक्स्ट पी वेव से क्या है, जो पीआर इंटरवल है वो थोड़ा और, अब ये इतना था पीआर इंटरवल और ये इससे थोड़ा बड़ा है लेंथ में. अब ये जो पीआर इंटरवल है, नेक्स्ट पीआर इंटरवल ये और बड़ा है. और जो नेक्स्ट पीआर इंटरवल है, अब ये पी है, अब यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, मिसिंग है और दोबारा से ये पी वेव आ गई. सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल है वो लॉन्गर एंड लॉन्गर होता जाता है जब तक कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिसिंग नहीं हो जाता और दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाती है. अब ये पी दोबारा से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होंगी. So PR interval gets longer and longer until a QRS complex disappears. So QRS complex यहां पर है ही नहीं. तो क्या हुआ कि 3 impulses तो रिसीव कर ली AV नोड से, एट्रिया से impulses वेंट्रिकल्स में 3 impulses तो रिसीव हो गई, लेकिन फोर्थ वन क्या हो गई, मिसिंग हो गई. फोर्थ इंपल्स को वेंट्रिकल्स रिसीव नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, एक बीट स्किप हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्किप हो गया एंड द साइकिल रिपीट इटसेल्फ. इसमें क्या होगा, क्योंकि पी वेव तो प्रेजेंट है हर बार. सो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन. तो एट्रियल रेट तो नॉर्मल है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, 3 बार तो है, फोर्थ टाइम तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या है, एब्सेंट है. सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वेंट्रिकुलर रेट के इसमें क्या होगा, लो होगा एज कंपेयर टू एट्रियल रेट. रिदम इसमें क्या होगी, इरेगुलर रिदम होगी. अभी आप देख रहे हैं पीआर इंटरवल क्या है, नॉर्मल नहीं है, एक छोटा है और उससे लॉन्ग है दूसरा, थर्ड पीआर इंटरवल उससे भी लॉन्ग है. तो रिदम क्या है, रेगुलर नहीं है. एट्रिया तो रेगुलर है, वेंट्रिकुलर रेगुलर नहीं है, तो रिदम इरेगुलर है. पीपी इंटरवल, पीपी मींस पी वेव से पी वेव का जो ये इंटरवल है ये क्या है, ये रेगुलर है. आरआर इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम द आरआर इंटरवल दैट इज लॉन्गेस्ट. सो ये आर है, ये आर है. इस आर इंटरवल से इस आर इंटरवल का जो लेंथ है वो क्या है, लॉन्ग है. सो अगर हम लॉन्गेस्ट से देखें तो आगे क्या है, आर इंटरवल का जो साइज है वो शॉर्ट होता जाएगा. सो अगर हम नेक्स्ट साइकिल देखें, सो नेक्स्ट साइकिल सपोज यहां से स्टार्ट हो रही है, सो ये आर इंटरवल छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा. सो आर इंटरवल अगर हम लॉन्गेस्ट से स्टार्ट करें, सो आर इंटरवल शॉर्ट होता जाएगा. देन पी क्यू आर एस रेशियो, अब पी वेव यहाँ पे ये क्या है, ये 3:1 है. 1 पी वेव, सेकेंड पी वेव, थर्ड पी वेव, फोर्थ पी वेव, ये 4:1 है, 4:3 सॉरी. सो ये 4 पी वेव है यहाँ पे और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 3. ये यहां तक हम देख रहे हैं क्योंकि ये तो नेक्स्ट साइकिल यहां से स्टार्ट हो गई. यहां तक हम क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पी वेव, सेकेंड पी वेव, थर्ड पी वेव, फोर्थ पी वेव, 4 पीज है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, 1, 2, 3 ही है. तो ये 4:3 है रेशो यहाँ पे. ऐसे भी हो सकता है कि 3:2 रेशो हो जहां पे 3 पी वेव्स हो और 2 कॉम्प्लेक्स हो. 5:4 भी हो सकता है, 5 पी वेव्स और 4 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. सो ये है मोबिट्स टाइप 1, जिसमें क्या होता है कि कंडक्शन जो है एट्रिया से वेंट्रिकल से डिले होती जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक जो बीट है वो स्किप हो जाती है. एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम यहां पर देख सकते हैं एब्सेंट है. देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ मोबिट्स टाइप 1. अगर तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. सिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए हम यूजुअली क्या देते हैं, या फिर एट्रोपिन दे सकते हैं या फिर टेम्पररी पेसिंग प्रोवाइड करते हैं. उसको टेम्पररी पेसिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वो पर्सन को टेम्पररी हेल्प करती है, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट को क्या देते हैं, परमानेंट पेसिंग या फिर परमानेंट पेसमेकर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. देन है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक का सेकेंड टाइप, जो कि क्या है, टाइप 2 और मोबिट्स टाइप 2. इसमें क्या होता है, ओनली सम ऑफ द एट्रियल इंपल्सेस आर कंडक्टेड थ्रू द एवी नोड. टाइप 2, मोबिट्स टाइप 2 और मोबिट्स टाइप 1 जो सेकेंड डिग्री के, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. इसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं, वो हम अभी देखते हैं इनमें चेंजेस क्या हैं. Only some of the atrial impulses are conducted through the AV node into the ventricles.
उसी की तरह टाइप 1 की तरह इसमें भी सारी एट्रियल इंपल्सेस कंडक्ट नहीं होती, कुछ ही इंपल्सेस कंडक्ट होती हैं। सो हमने एक और बात नोटिस करना, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक था उसमें सारी की सारी इंपल्सेस कंडक्ट हुई थी एसए नोड से एवी नोड में, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। हमने सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक पढ़ा, सेकेंड डिग्री के टाइप 1 में हमने पढ़ा कि कुछ इंपल्सेस ट्रांसफर हुई, सपोज 4:3 है तो 3 इंपल्सेस ट्रांसफर हुई लेकिन फोर्थ इंपल्स ट्रांसफर नहीं हुई। ऐसे ही जो सेकेंड डिग्री का टाइप 2 है, मोबिट्स टाइप 2, इसमें भी कुछ इंपल्सेस एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर होती हैं और सम इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं हो पाती। सो ब्लॉक टिपिकली अकरिंग एट ईदर द बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, अब ये हार्ट का हमें अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एसए नोड, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज यहाँ पे, और ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये बंडल ब्रांचेस हैं, और ये पर्किंजे फाइबर्स है सपोज। सो फर्स्ट डिग्री में क्या हुआ था, एवी ब्लॉक में कंडक्शन में प्रॉब्लम थी। सेकेंड डिग्री का जो टाइप 1 है उसमें भी जो एवी नोड है उसमें कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब जो सेकेंड डिग्री का टाइप 2 है, मोबिट्स टाइप 2, उसमें क्या है, या फिर तो बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम है 20% बंडल ऑफ हिस में, और ये जो राइट बंडल ब्रांच है और लेफ्ट बंडल ब्रांच है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कितनी हो सकती है, 80% प्रॉब्लम। सो 80% या तो बंडल ब्रांचेस में प्रॉब्लम है, 20% केसेस हम किस में देखते हैं, जिसमें बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम है, जिसमें मोबिट्स टाइप 2 अगर है तो। So PR interval consistent normal PR interval duration with intermittently dropped QRS complexes due to failure of conduction. Type 1 में क्या था, जो PR interval था वो नॉर्मल, डिले थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, और लॉन्गर हो रहा था, और ज्यादा लॉन्गर हो रहा था, और अल्टीमेटली एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्किप हो रहा था। लेकिन सेकंड डिग्री और मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा, पीआर इंटरवल जो है कंसिस्टेंट रहेगा, और जो पीआर इंटरवल की जो ड्यूरेशन है वो भी कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, पी वेव यहां से स्टार्ट है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां से स्टार्ट है। सो ये जो पीआर इंटरवल है ये यहां पर भी नॉर्मल है, यहां पर भी नॉर्मल है, यहां पर भी नॉर्मल है। सो पीआर इंटरवल क्या है, कंसिस्टेंट है और नॉर्मल है। लेकिन यहां पर भी ये पी वेव, नेक्स्ट पी वेव, और यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, दोबारा से पी वेव आ गई। सो यहां पर भी एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप होता है, लेकिन जो पीआर इंटरवल है वो नॉर्मल रहता है। वेंट्रिकुलर रेट क्या है, लोअर है एट्रियल रेट से। ऑफ कोर्स वेंट्रिकुलर क्या है, क्यूआरएस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर रेट को। तो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां पर मिसिंग है, लेकिन पी वेव तो नॉर्मली प्रेजेंट है, पी वेव तो मिसिंग नहीं है। तो एट्रियल रेट नॉर्मल रहेगा, लेकिन वेंट्रिकुलर रेट एट्रियल रेट से क्या रहेगा, लो रहेगा। एट्रियल रेट कौन कंट्रोल कर रहा है, एट्रियल रेट एसए नोड कंट्रोल कर रहा है, तो एसए नोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेंट्रिकुलर रेट जो एवी नोड आगे कंट्रोल कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आने के कारण, कंडक्शन में प्रॉब्लम आने के कारण आगे वेंट्रिकल्स का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। वेंट्रिकल्स एट्रिया से और ज्यादा स्लो रेट पे बीट करेंगे। एट्रिया में भी नॉर्मल जो 60 to 100 बीट्स है उस पर बीट कर सकता है, वेंट्रिकुलर में भी 40 बीट्स और उससे कम पर बीट कर सकते हैं। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट में। देन है रिदम, रिदम क्या रहेगी, इरेगुलर या फिर रेगुलरली इरेगुलर। सो रिदम यहां पर आप देख सकते हैं कि पी वेव नॉर्मल है, लेकिन क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर मिसिंग है। सो जो रिदम रहेगी वो इरेगुलर रहेगी। 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, टाइप 1 की तरह कि 4 पी वेव है और 3। सो इसमें भी रिदम रेगुलरली इरेगुलर रह सकती है। द इंटरमिटेंट ड्रॉपिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस टिपिकली फॉलोज अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ एवरी थर्ड 3:1 ब्लॉक और फोर्थ 4:1 ब्लॉक पी वेव। सो ये जो साइकिल है ये रिपीट हो सकती है। मोर पी वेव्स प्रेजेंट देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, पी वेव्स ज्यादा प्रेजेंट होंगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, नॉर्मल भी हो सकता है, 0.12 सेकेंड्स का भी हो सकता है, ये 0.12 सेकेंड का, या फिर ब्रॉड भी हो सकता है, 0.12 सेकेंड से ज्यादा ग्रेटर का भी हो सकता है। इफ कंडक्शन फेलियर डिस्टल टू बंडल ऑफ हिस, अगर कंडक्शन फेलियर ये बंडल ऑफ हिस से डिस्टेंस पे है, यहां पर कहीं कंडक्शन फेलियर है, तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो ब्रॉड होगा। पी क्यूआरएस रेशो, पी से क्यूआरएस रेशो कैसे हो सकती है, 3:2, 4:3, 5:4। सेम यहां पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं क्या, ये पी वेव है, 1 पी वेव, सेकेंड पी वेव, थर्ड पी वेव और ये फोर्थ पी वेव। सो ये क्या है, और क्यूआरएस कितनी है, 1, 2, 3। सो ये क्या है, 4:3 है। सो पी क्यूआरएस रेशियो क्या हो सकती है, 4:3, 3:2 भी हो सकती है, 3 पी वेव और 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 5:4 भी हो सकती है, एंड सो फोर्थ।
देन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? टेम्पररी पेसिंग फॉर नाउ, मतलब जब तक परमानेंट पेसमेकर नहीं डलता पेशेंट में, टेम्पररी पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है? परमानेंट पेसमेकर। देन है थर्ड डिग्री या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक। कंप्लीट एवी ब्लॉक में क्या होता है? थर्ड डिग्री या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक अकर व्हेन नो एट्रियल इंपल्स इज कंडक्टेड थ्रू द एवी नोड इनटू द वेंट्रिकल ड्यू टू कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन। सो अगेन हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ये एसए नोड है, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिज, ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन ये अगेन परकिंजे फाइबर्स। सो एसए नोड से इंपल्सेस जनरेट हुई, लेकिन एवी नोड ने कोई भी इंपल्स एसए नोड से जो एट्रियम है उससे कोई भी इंपल्स रिसीव नहीं करी एवी नोड ने, ना ही आगे कोई इंपल्स वेंट्रिकल्स में पास हुई। तो हमें पता है ये क्या हो गया? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसलिए इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन हार्ट के जो मसल है, हार्ट का जो पार्ट है, सारा जो हार्ट है, वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी जनरेट करता है। सो यहां पर एवी नोड क्या है? सेकेंडरी पेसमेकर। सो ये अपना खुद के इंपल्सेस अब जनरेट कर रहा है। सो ये वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ये अपनी खुद की इंपल्सेस जनरेट कर रहे हैं। सो ये खुद की इंपल्स जो जनरेट करेगा वेंट्रिकल, ये क्या करेगा? बहुत स्लो हार्ट रेट होगा इसका। एवी नोड का जो हार्ट रेट है बहुत स्लो होता है। सो ये 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस डिग्री का हार्ट ब्लॉक है और कहां पर प्रॉब्लम है और कितनी सीवियरिटी की प्रॉब्लम है। टिपिकल ईसीजी फाइंडिंग्स इसमें क्या होगा? पी वेव्स भी प्रेजेंट होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा, लेकिन पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एट्रिया और वेंट्रिकल्स का आपस में कोई भी एसोसिएशन नहीं है, रिलेशन नहीं है। एट्रिया अपनी पी वेव जनरेट कर रहा है और वेंट्रिकल्स अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? एवी डिसोसिएशन। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये पी वेव्स प्रेजेंट है, इनके बीच में कोई भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये पी वेव अपनी जनरेट हो रही है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहां पर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये एक पी वेव यहां पर आ गई। सो पी वेव तो अपना नॉर्मल जनरेट हो रही है। सो ये पी वेव जनरेट हो रही है नॉर्मल। एट्रिया अपना नॉर्मली रिदम, इनकी जो नॉर्मल है रेट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो स्लो है, स्लोअर है। उनका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि जो वेंट्रिकल रेट है वो स्लो है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी अपनी स्लोअर जनरेट हो रहे हैं, अलग ही जनरेट हो रहे हैं, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है पी वेव से। रिदम इसमें क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी, मोस्टली इरेगुलर। रिदम जो है इरेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, साइनस रिदम भी हो सकती है। देन रेट, वेंट्रिकुलर रेट ऑफ कोर्स एट्रियल रेट से स्लोअर होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको कम देखने को मिलेंगी। पीपी इंटरवल एंड आरआर इंटरवल रेगुलर, एक पी वेव से दूसरी पी वेव के बीच का जो इंटरवल है वो रेगुलर रहेगा, क्योंकि जो एट्रिया है वो तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आरआर इंटरवल रेगुलर रहेगा, बट द पीपी इंटरवल इज नॉट इक्वल टू आरआर इंटरवल। जो आर इंटरवल है ये आप देख रहे हैं, ये भी रेगुलर है, ये कांस्टेंट है। लेकिन पीपी इंटरवल और आरआर इंटरवल के बीच का कोई कनेक्शन नहीं, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। पीआर इंटरवल क्या रहेगा? इरेगुलर रहेगा। सो पीआर, जो पीआर इंटरवल है, जो पी वेव से स्टार्ट होकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है, पी वेव की बिगनिंग से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग तक, वो भी क्या रहेगा? इरेगुलर रहेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो भी हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एस्केप रिदम। अब इसको एस्केप रिदम क्यों कहते हैं? क्योंकि एट्रिया तो अपना जनरेट कर रहा है और वेंट्रिकल कोई भी रिदम जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, वो एट्रिया से रिसीव नहीं कर रहा, तो वेंट्रिकल क्या हो गए? एस्केप हो गए। अब ये अपनी खुद की रिदम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको एस्केप रिदम बोलते हैं। मोर पी वेव्स देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पी वेव्स तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए पी वेव तो नॉर्मली आ रही है। लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वेंट्रिकल स्लो रेट पे हो रहे हैं, इसलिए जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही स्लो है, कम है पी वेव से कंपैरिजन में। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेसमेकर। ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट ओनली है परमानेंट पेसमेकर। जब तक परमानेंट पेसमेकर पेशेंट को नहीं डलता, टेम्पररी पेसिंग हो सकती है, और इसमें पेशेंट क्या है? वेंट्रिकुलर स्टैंड स्टिल या फिर सडन कार्डियक डेथ होने के भी चांसेस है।